अक्सर हमें लगता है ना कि इंटरनेशनल पावर सिर्फ और सिर्फ सेना, फाइटर जेट्स या हथियारों से दिखाई जाती है। लेकिन सच्चाई सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा शॉकिंग है। आज की इस इन्वेस्टिगेशन में हम एक ऐसी हिडन और बेहद ताकतवर सिस्टम का पर्दाफाश करेंगे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रैक्टिकली अपनी मुट्ठी में रखती है। आज हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे सेना की जगह करेंसी यानी पैसा एक मॉडर्न वेपन बन चुका है। ये डॉलर डिप्लोमेसी और ग्लोबल फाइनेंस के शस्त्रीकरण का एक ग्राउंड लेवल विश्लेषण है। तो सबसे पहला और एक हैरान करने वाला सवाल, बिना एक भी बॉम्ब गिराए, बिना गोलियां चलाए किसी दूसरे देश को कंप्लीटली बर्बाद कैसे किया जा सकता है? सोचिए, जब सीमा पर कोई सेना ही नहीं खड़ी है तो एक देश का पूरा सिस्टम अचानक ध्वस्त कैसे हो जाता है? इसका जवाब आपको किसी बैटल ग्राउंड में नहीं मिलेगा, बल्कि बैंकों के बंद एसी कमरों और डिजिटल लेजर्स में छिपा है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस तबाही का राज बस इस एक छोटे से डॉक्यूमेंट में छिपा है, द सैंक्शन लिस्ट। किसी देश को इकोनॉमिकली फ्रीज करने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। बस उस देश का नाम उठाकर इस सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है और काम खत्म। जैसे ही नाम इस लिस्ट में आता है, बूम, उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड और लेन देन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। वह दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। ये एक ऐसी इनविजिबल दीवार है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके मोहल्ले में एक बड़ा दुकानदार है, एक तरह से मोहल्ले का दादा। उसके पास आपकी जरूरत का हर सामान मिलता है। अब अगर ये दादा किसी से नाराज हो जाए तो क्या होगा? वो ना सिर्फ उस इंसान को सामान देने से मना कर देगा, बल्कि अगर कोई तीसरा पड़ोसी उसकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे भी अपनी दुकान से धमकाकर बाहर निकाल देगा। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर ठीक इसी ग्लोबल शॉपकीपर की तरह काम किया जाता है। जो देश सैंक्शन होता है उसके साथ ट्रेड तो बंद होता ही है, पर जो कोई दूसरा देश उसकी मदद करने की कोशिश करेगा उस पर भी भारी पेनल्टीज थोप दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अकेले सिस्टम के पास आखिर इतनी जियोपॉलिटिकल पावर आई कहां से? इस स्क्रीन पर दिख रहे 90% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। दुनिया का लगभग 90% फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिकली यूएस डॉलर में ही होता है। बाकी सारी करेंसीज मिलकर बस इस छोटे से 10% हिस्से में सिमट जाती हैं। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, चाहे पाकिस्तान को बाहर से तेल खरीदना हो या सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी हो, आपस में ट्रेड करने के लिए भी उन्हें यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। दुनिया में होने वाला हर एक डॉलर ट्रांजैक्शन किसी ना किसी अमेरिकन बैंक से होकर ही गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दो अलग अलग देश आपस में ट्रेड करते हैं ना, तब भी उनका पैसा उस बैंकिंग सिस्टम के रेडार और प्रोसेसिंग से क्रॉस होता है। ये एक अल्टीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म है। हर एक ट्रेड उनके सिस्टम से ट्रैक होता है, जिससे उन्हें ग्लोबल ट्रेड की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है और उस पर डायरेक्ट नियंत्रण रहता है। लेकिन ये ग्लोबल डोमिनेंस हवा में नहीं बनी है। इसके पीछे एक तगड़ी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। हमें अक्सर लगता है स्विफ्ट कोई बैंक है, राइट? एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये कोई बैंक नहीं है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैकबोन है, एक हाईली सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक्स एक दूसरे को सेफ तरीके से पैसे भेजने और निर्देश देने के लिए करते हैं। जब भी एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है, वह इस स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से ही पास हो पाता है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 11,000। दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा बैंक्स इस स्विफ्ट सिस्टम के साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं। यह सच में एक जायंट इंटरकनेक्टेड जाल है। अगर किसी देश को इन 11,000 बैंकों के नेटवर्क से काट दिया जाए तो उसके लिए दुनिया में किसी के साथ भी कारोबार करना या सिंपली पैसे का लेन देन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही बैंकिंग कनेक्टिविटी आकर एक ताकतवर पॉलिटिकल टूल में बदल जाती है। एक तरह से ये एक ऑन ऑफ स्विच का काम करती है। एक पॉलिटिकल डिसीजन और किसी भी देश को इंस्टेंटली उन 11,000 बैंकों से कट ऑफ किया जा सकता है। ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे आज के टाइम में शुद्ध आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क्स डायरेक्ट वेपन्स की तरह यूज हो रहे हैं। चलिए अब इस पूरी थियरी को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं और समझते हैं कि जमीन पर आम लोगों को इसका क्या कीमत चुकाना पड़ता है। ये 45 का नंबर आपने देखा? ये बिल्कुल आम नंबर नहीं है। ईरान पिछले 45 सालों से लगातार इन स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना कर रहा है। 45 साल। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ इन आर्थिक बंदिशों के बीच जन्म लेती है और बड़ी होती है।
जब इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो किसी देश का पूरा आर्थिक ढांचा कैसे कोलैप्स कर सकता है? ईरान इसका एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। इन लॉन्ग टर्म ट्रेड ब्लॉक्स का रिजल्ट क्या निकला? ईरान की लगभग 1/3 आबादी पॉवर्टी यानी गरीबी में धकेल दी गई। देखिए, जब ऑफिशियल रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो आम नागरिकों को बेसिक ज़रूरतों और मेडिसिन्स के लिए डेंजरस ब्लैक मार्केट्स और स्मगलिंग रूट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। जिंदगी बचाने वाली दवाइयां कई गुना महंगे दामों पर मिलती हैं। असल में ये दबाव और रिस्ट्रिक्शंस सरकार से ज़्यादा वहाँ के आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी को हिट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन के इस आखिरी पड़ाव में सवाल ये बनता है कि क्या इस डॉलर ट्रैप से बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं? और ये स्लाइड भविष्य के ऑल्टरनेटिव्स को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल यूएस डॉलर है जो इजीली सैंक्शन हो सकता है क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिटकॉइन और गोल्ड जैसे एसेट्स को देखें तो गोल्ड एक फिजिकल एसेट है और बिटकॉइन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का इन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली इनको किसी सैंक्शन लिस्ट से ब्लॉक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डीप डाइव के एंड में सबसे बड़ा सवाल वही वापस आकर खड़ा होता है, क्या डॉलर का ये ग्लोबल वर्चस्व कभी खत्म होगा? जब तक ग्लोबल व्यापार डॉलर और स्विफ्ट के सिस्टम पर निर्भर है, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन का खेल जारी रहेगा। लेकिन नए डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शंस और करेंसीज शायद इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल ऑर्डर को कंप्लीटली बदल दें। सो आप इस आर्थिक युद्ध के अगले मोड़ के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर हम सब के आने वाले भविष्य की तस्वीर बदल सकता है।